स्टॉक एक्सरे इसमें हम आज बात करेंगे पिरामल फार्मा की। देखिए, इस काउंटर पर काफ़ी सारी क्वेरीज आती हैं, दर्शक काफ़ी कुछ फंसे हुए भी हैं और वो फंसने का कारण भी है। देखिए, नवंबर 2024 में शेयर ने 307 रुपये 90 पैसे का अपना हाई बनाया था और अपने उस हाई से काउंटर अभी 31% नीचे आ चुका है। आज और ज़्यादा नीचे है तो करीब 33% नीचे हो चुका है। मार्च 2024 में शेयर करीब 125 रुपये की रेंज में था, तो मार्च से लेकर नवंबर 2024 में काउंटर 125 से 307 रुपये तक गया। दैट मीन्स कि इसने एक एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिया, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उन्होंने इस काउंटर को देखना शुरू किया सीरियस नोट पर, और कुछ लोग इसमें एंड पॉइंट पर घुसे, कुछ लोग मिड पॉइंट पर घुसे। जिन्होंने मिड पॉइंट पर घुसे वो तो फिर भी प्रॉफिट बना पाए, लेकिन जो एंड पॉइंट पर घुसे हैं वो थोड़ा फंस गए हैं। शेयर फंसा क्यों है रेंज में, उसके कुछ कारण हैं। 8 लगातार क्वार्टर के बाद सीडीएमओ सेगमेंट में अब ग्रोथ एक तो इनकी धीमी हो गई है। इनका दूसरा सेगमेंट है सीजीएच, जहां पर की प्राइसिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। अक्टूबर से एफआईज भी शेयर बेच रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेज ने प्रॉफिट एस्टीमेट्स कंपनी के 33% से 47% तक कम कर दिए हैं, क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री की समस्या से जूझ रही है और सीडीएमओ सेगमेंट में ग्रोथ धीमी है। ये तो कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से काउंटर 307 रुपये से रिट्रेस होकर अभी 205, 206, 210 की रेंज में घूमता रहता है। लेकिन अब ट्रिगर्स क्या है? ट्रिगर्स भी शॉर्ट टर्म ट्रिगर तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। कंपनी के अब देखिए 14 अगस्त तक सभी कंपनीज को अपने रिजल्ट्स देने, और अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं। रिजल्ट्स जब भी आएंगे कंपनी के, तो Q1 नतीजों में कंपनी को 80 करोड़ रुपए का घाटे का एस्टिमेट आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कंपनी ने सीजीएच अपना जो सेगमेंट है उसमें काफ़ी ज़्यादा कैपेक्स पर खर्च कर डाला है। हालांकि ये वन टाइम है, तो इसलिए जो एनालिस्ट कम्युनिटी है इसको ज़्यादा नेगेटिवली नहीं ले रही है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म तो थोड़ा सा प्रेशर रहेगा जब आप स्क्रीन पर देखेंगे कि कंपनी घाटे में आ गई। Q1 आए करीब 10% बढ़ सकती है इस साल। ओवरऑल इस क्वार्टर को छोड़ दीजिए, ओवरऑल ये साल ठीक रहेगा। कंपनी का 58% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। सीजीएच सेगमेंट में विस्तार पर काम जारी है। इन्वेंट्री समस्या से भी कंपनी कह रही है कि जल्द समस्या जो होगी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगले 2 साल में सभी सेगमेंट में कंपनी हो सकता है कि डबल डिजिट ग्रोथ दिखाए, ऐसा मैनेजमेंट की कमेंट्री और रिसर्च हाउसेस की रिसर्च रिपोर्ट्स बोल रही हैं। कंपनी के सीडीएमओ, सीजीएच और आईसीएच हैं कंपनी के 3 अहम सेगमेंट हैं। वैल्यूएशन देखें तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट कहती है कि FY 26-27 में जो एस्टिमेटेड EPS है कंपनी की ₹1.10 और ₹2.50 रहेगी। अगर हम ₹2.50 को डिस्काउंट करके देखें तो ये काउंटर अभी भी ऑलमोस्ट 85 के पी मल्टीपल पर चल रहा है। हालांकि MOSL की रिपोर्ट तो बोलती है कि इस काउंटर को बाय कर चलें 240 के टारगेट के लिए, लेकिन प्रदीप जी की मोहर लगवाते हैं। प्रदीप जी, पहले ये बताएं कि जब एक कंपनी का पता हो कि इसका लॉस आना है इस क्वार्टर में और नतीजे का सीजन चल रहा हो, तो लेकिन हमें यह पता हो कि लॉन्ग टर्म काउंटर ठीक चलेगा, केवल ये एक क्वार्टर है जो कि खराब रहेगा, तो ऐसे में स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं सर? बाय करके बाय ऑन डिप्स करें, क्या करें? देखिए, एक चीज़ तो आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया, और जब स्टॉक का पहली बार आईपीओ आया था उसके बाद से मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट 67-66% ना नीचे आया था। उसके बाद बेस बना, बॉटम बना, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर भी गया, ऑलमोस्ट 320% चला ऊपर। तो रिसेंटली क्या किया, रिसेंटली टॉप बनाया, ऑलमोस्ट 304-305 के आसपास टॉप बना के नीचे, मतलब अभी भी जो आज का प्राइस है ऑलमोस्ट टॉप से 27% नीचे ट्रेड हो रहा है। और इस बीच क्या हुआ है, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो रिसेंट टॉप है ना, ऑलरेडी ट्रिपल टॉप बिल्ड हुआ है वीकली चार्ट में 222-223 के आसपास। सो मुझे लगता है कि इफ़ यू वांट टू बाई तो एटलीस्ट आप 225 के ऊपर बाई कीजिए। 225 के ऊपर, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला नहीं है। और सेकंड थिंग, मैं हमेशा 2 तरह का एनालिसिस करता हूँ, एक तो टॉप टू बॉटम, एक है बॉटम टू टॉप। सो अगर आपको लोअर टाइम फ्रेम से लेना है कि आई डोंट थिंक ये स्टॉक 180 के नीचे नहीं जाना चाहिए। सो कभी भी अगर आपको 195-200 के आसपास मिलता है तो तभी आप बाय कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 180। अदरवाइज 225 के ऊपर क्लोजिंग होने दीजिए, उसमें आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई स्टॉक एक टाइम करेक्शन में फंसा रहता है और नीचे आता है, सो आई बिलीव कि वहाँ पे एक बार 6 से 8 हफ्ता जो है थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज चलता है। सो 207 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि और थोड़ा एज पर द चार्ट लास्ट वीक भी नीचे आया था, इस हफ्ता भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, जैसे कि आप बता रहे हो कि लॉस पोस्ट होने वाला है, तो हो सकता है कि एक बार आपको डिप मिले तो बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी आपको करके चलना है। ठीक है, तो बाय ऑन डिप कर चल रहे हैं इस काउंटर पर, और यहाँ पर ये स्ट्रेटजी प्रदीप जी की है। लेकिन मधु जी, आपकी कोई स्ट्रेटजी इस काउंटर पर? जी, जैसे कि आपने बताया कि इस क्वार्टर में हमें कॉशियस रहने की जरूरत है पीवीआर फार्मा में, तो मेरे भी प्रदीप जी से राय मिलती जुलती है। 220 के ऊपर में जब अगर ये काउंटर आता है
तो मैं इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन बनाने की सलाह दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं कॉशियस ही रखूंगी अपना व्यू। रीजन बहुत ही सिंपल है कि अगर फंडामेंटली भी बात करें तो डिविडेंड काफी अच्छा देती है कंपनी, लेकिन बहुत सारे और इश्यूज हैं, जैसे इसमें जो इंटरेस्ट पेमेंट्स दी जाती है वो अर्निंग्स कवर नहीं कर पाता। हालांकि अर्निंग फोरकास्ट इसमें आने वाले क्वार्टर में ऐसा लगता है, जो मेरा खुद पर्सनल फोरकास्ट है वो अच्छा रहेगा। बट करंटली जब तक ऐसा नहीं होता, मे बी टिल द नेक्स्ट क्वार्टर और मे बी टिल द टारगेट्स मेंशन, तब तक आप इसमें थोड़ा सा एक अपना कॉशियस व्यू बना करके चलें। ठीक है, तो 220 225 की रेंज फिक्स हो गई कि यहाँ पर इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करना है। लेकिन मधु मैम ये बताएं कि डिप में कहाँ पर बाय करें, मतलब एग्जैक्टली जहाँ पर कि रिस्क फ्री हो जाए कि ठीक है लॉस आ गया, पता था लॉस आएगा, लॉस नहीं भी आया, मे बी कि लॉस ना आए, क्योंकि कंपनी ये तो एस्टिमेट्स हैं MOSL के, लेकिन अगर लॉस कम आता है या प्रॉफिट बहुत मार्जिनल आता है तो एक रिस्क फ्री कहाँ पर हो जाएगा इन्वेस्टर? देखिए, जो इसका सपोर्ट मुझे दिख रहा है वो 180 का दिख रहा है। तो अगर ओके, आपको 180 85 के आसपास दिखता है ये स्टॉक, तो आप इसमें बाइंग बना सकते हैं विद विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बट प्रेफरेंस मेरी यही रहेगी कि आप ऊपर की तरफ ही इसमें पोजीशन बनाएं। ठीक है, तो अगर ये 220 के ऊपर जाता है तो मधु मैडम ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। प्रदीप जी आप कहाँ कंफर्टेबल होंगे, 225 के ऊपर, या अगर कोई नीचे का लेवल आपको मिलता है आफ्टर रिजल्ट्स तो आप वहाँ पर कंफर्टेबल होंगे इस देखिए, काउंटर पर? अगर 225 225 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो मैं बाय करूंगा। अदरवाइज अगर नीचे मिलता है कभी भी 190 195 के आसपास, तो मुझे लगता है कि 180 के आसपास एक सपोर्ट है। सो और थोड़ा 5 रुपीज़ नीचे 175 मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस रखिए, तो उस दोनों केस में आप बाय करके जा सकते हो, क्योंकि जब भी आप सपोर्ट में लेंगे तो आपका रिस्क रेशियो कम हो जाएगा। अगर आपने ब्रेकआउट के बाद लिया तो जो टाइम होता है जो ज़्यादा भागने का, उसके लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। तो दोनों केस में ही मैं एग्री करता हूं, लेकिन करेंट जोन से कुछ नहीं करना। चले, तो करंट जोन पर अभी कुछ नहीं करना। जिन लोगों के पास है उनको ये दोनों लेवल्स अभी देखने पड़ेंगे और इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट करना पड़ेगा। एंड देन फिर कंपनी की जो कमेंट्री होगी और जो रिव्यू होगा वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो भी एनालिस्ट कॉल के बाद कंपनी के मैनेजमेंट बोलता है उसको हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो फिलहाल स्टॉक एक्से पर यही राय बन रही है कि इसको 180-85 के आसपास देखें, सपोर्ट है, और मैक्सिमम साइड पर 175 तक ले जाएं, और 220-225 की रेंज है ऑन द हायर साइड, जहां पर कि काउंटर ब्रेकआउट देने की स्थिति में आ जाएगा, उस समय लेंगे तो और ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। मधु मैम आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आते रहिए मैम शो में, थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू प्रदीप जी। थैंक यू।